स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल अनमोल ट्विटर्स में। सो आर यू रेडी टू नो अबाउट दिल्ली सुल्तान्स? क्या दिल्ली सुल्तान्स के बारे में जानने के लिए आप सब तैयार हैं? इस वीडियो के बाद आई होप आप सभी के दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस सल्तनत के बारे में जानना हमें इसलिए ज़रूरी है जस्ट बिकॉज इस सल्तनत के बाद जो भारत में चेंजेस आए वो बहुत अलग थे, क्योंकि इस सल्तनत से पहले हमारे जितने भी शासक थे वो हिंदू शासक थे, लेकिन दिल्ली सल्तनत के बाद हम पे इस्लामिक शासकों ने राज किया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को विद दिस ब्यूटीफुली प्रिपेयर्ड प्रेजेंटेशन के साथ। मिडेवल्स चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि हमको इस मिडेवल पीरियड के बारे में सोर्सेस कहाँ से मिले। फिर हमने पढ़ा न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में, कैसे गुर्जरा प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास, पाला डायनेस्टी, त्रिपति स्ट्रगल्स एंड चोला डायनेस्टी एडमिनिस्ट्रेशन, राजा राजा वन in the different chapters of medieval history. This is the third chapter of medieval history, दिल्ली सुल्तान, जिसमें हम दिल्ली सुल्तान की स्टार्टिंग कैसे हुई, दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग कैसे हुई, कैसे उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाया, बसाया और उसको एक्सटेंड किया। सबसे पहले हम दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली अ सिटी ऑन द बैंक ऑफ यमुना, यमुना नदी के किनारे बसी हुई दिल्ली। इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी के बाद इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली बाय द दिल्ली सुल्तान्स। तोमर राजपूत्स में दिल्ली देयर कैपिटल। सबसे पहले तोमर राजपूतों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। तोमर राजपूत डिफीटेड बाय चौहान्स। राजपूत जो चौहान्स हैं वो भी राजपूत डायनेस्टी के ही हैं, बट चौहान्स ने राजपूतों को हराकर अपने एम्पायर को और भी एक्सटेंड किया। दिल्ली बिकम एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर, सेवरल जैन टेम्पल ऑल्सो। दिल्ली जो था बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बन गया था और कई जैन टेम्पल भी वहाँ पर थे। दहलीवाल एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। दहलीवाल एक ऐसी जगह है जहाँ पे उस समय दिल्ली में कॉइन्स को मिंट किया जाता था, मींस कॉइन बनाए जाते थे। एंड फ्रॉम 1206 मुस्लिम डायनेस्टी स्टार्ट रूलिंग देयर। फिर 1206 से दिल्ली में मुस्लिम डायनेस्टी की स्टार्टिंग हो गई। सबसे पहले हम दिल्ली के रूलर्स और डायनेस्टीज़ का कुछ एक प्रीफेस देख लेते हैं जो हमने एनसीईआरटी से लिया गया है। सबसे पहले है राजपूत डायनेस्टी, तोमर एंड चौहान्स। तुर्किश डायनेस्टी, ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, गयासुद्दीन। खिलजी डायनेस्टी, जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक डायनेस्टी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। सैयद डायनेस्टी, खिज़्र खां। लोधी डायनेस्टी, बहलूल लोधी। इनमें सारे शासकों के बारे में तो नहीं दिया है, जस्ट बिकॉज उन्हीं शासकों के बारे में बताया है दिल्ली सल्तनत के जिन्होंने कुछ अलग रिफॉर्म किए थे, डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन यूज़ किया था, जिनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर में अच्छा खासा योगदान था और जिन्होंने अपने एम्पायर को एक्सटेंड करने के लिए काफ़ी सारे युद्ध भी लड़े। इन्हीं शासकों के बारे में हम पढ़ेंगे दिल्ली सुल्तान के बारे में। मैंने इससे रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था जिसमें आप इजीली लर्न कर सकते हैं डायनेस्टीज़ ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो अभी भी मैं आपको उसकी ट्रिक बता देती हूँ। राजपूतों ने राज किया, तुर्किश की आई बारी। खिलजियों ने हाहाकार मचाया, तुगलक ने फिर उसे हराया। सैयद आया, लोधी आया, बाबर ने फिर मार गिराया। इस ट्रिक से आप इजीली डायनेस्टीज़ को क्रॉनिकली लर्न कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि अगर हमें हिस्ट्री पढ़ना है तो हमें ज्योग्राफी और सिविक्स दोनों का ही नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें कि मंगोल्स ने अटैक किया था एंशिएंट टाइम पे, तुर्कियों ने अटैक किया और अरब अटैक्स हुए, अगर हमको उनकी लोकेशन ही नहीं पता होगी तो हम हिस्ट्री को समझ ही नहीं पाएंगे। तो चलिए इस मैप की मदद से हम जान लेते हैं। मंगोल्स जो थे वो इंडिया के ईस्ट साइड में थे, एशिया के साइड में थे, और अगर हम बात करें अरेबियंस अटैक और तुर्किश अटैक वो वेस्ट साइड से हुए। और मोस्टली हमें
जो इंडिया में इंटर होने का रास्ता था, नीचे तो हमारे पास इंडियन ओशियन था साउथ में, एक तरफ बे ऑफ बंगाल, एक तरफ अरेबियन सी। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो माउंटेन से घिरा हुआ है भारत। तो सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान के पास से जो पास है वही एक ऐसी जगह थी जहाँ से हमारे पास दूसरी कंट्री से इन्वेजन होते थे। फाइंडिंग अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर, ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे हमें उस समय के पीरियड के बारे में पता चलता है। तारिक और तारीख, पर्शियन वर्ड, लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिटन बाय ऑथर, पोएट, कोएटर्स फॉर टू गिव एडवाइस टू द सुल्तान। तारिक या तारीख एक पर्शियन वर्ड है जिसमें लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लिखा जाता है ऑथर के द्वारा, पोइट के द्वारा, जिसमें वो सुल्तान को एडवाइस करते हैं कि इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर जो सुल्तान था वो पढ़ा लिखा था, समझदार था। उनकी मदद की जाती थी ऑथर्स के द्वारा, पोइट के द्वारा, उनके एडवाइज़र्स के द्वारा तारीख लिख कर कि इसमें आपको इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए या आपका एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके का है। Now, the author of तारिक lived in the cities near Delhi. कुछ limitations भी थे और तारिक लिखने वालों के लिए। limitations ये थे कि आप आसपास, दिल्ली के आसपास ही रहना चाहिए। Often wrote the rewards of सुल्तान, और ज़्यादातर आप लिखें तो उनके बारे में, सुल्तान्स के बारे में अच्छा लिखें। कौन सुल्तान चाहेगा कि उनके जो तारिक है उसमें उनकी क्रूरता या उनके बुराई लिखी गई हो। तो वो मोस्टली जो होते थे ऑथर्स, उनसे अपनी तारीफ ही, रिवॉर्ड्स ही लिखवाया करते थे। एनसीईआरटी का हमारे पास एक सोर्स है जिसमें फ़क्र मुदब्बिर ने कहा है 13वीं सेंचुरी में कि एक राजा बिना सोल्जर्स के काम नहीं कर सकता, सरवाइव नहीं कर सकता। एक सोल्जर बिना सैलरी के काम नहीं करेगा। सैलरी जो है वो रेवेन्यू से आएगी और रेवेन्यू पीसेंस से आएगा। पीसेंस रेवेन्यू जब ही देंगे जब वो प्रॉस्परस और हैप्पी होंगे। दिस हैपन व्हेन द किंग प्रमोट जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस, और ऐसा जब ही होगा जब एक राजा न्याय और सच्चाई से अपनी गवर्नेंस, अपने प्रजा को चलाएगा। तो सब कुछ डिपेंड करता है एक राजा पे। एक राजा आर्मी के बिना नहीं चलेगा, आर्मी सैलरी के बिना नहीं काम करेगी, और सैलरी आएगी रेवेन्यू से, जो रेवेन्यू देंगे पीसेंस, और पीसेंस रेवेन्यू जब ही देंगे जब वो राजा के शासन से खुश होंगे। तो राजा को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी प्रजा को खुश रखना है, और खुश रखने के लिए उसे जस्टिस, ऑनेस्ट और प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना ही होगा। अदरवाइज जनता उससे खुश नहीं रहेगी। आज भी अगर हम देख लें, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, फिर भी अगर हमारा ऊपर कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए जाएं जो हमारे लिए ही सही नहीं है, तो हम ऐसे देश में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, स्ट्रगल कर सकते हैं, और हम अपनी सत्ता को, अपने राज्य को, अपने राजा को, जो भी हमारा रूलर है उसको हटाने के लिए फाइट भी कर सकते हैं। वैसे ही उस समय भी अगर लोग खुश नहीं हैं तो लोग राजा से विद्रोह भी कर दिया करते थे। मंगोलों के बारे में जानना मिडिवल पीरियड में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली सुल्तान्स जब से इंडिया में स्टार्टिंग करी, मंगोलों का इन्वेजन लगातार चलता रहा। मंगोलों का इन्वेजन लगातार अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान वाले एरिया से वो एंटर करते थे, और दिल्ली सल्तनत के जितने भी राजा थे सबके लिए ये एक डिफ़िकल्ट फेस था कि उन्हें मंगोलों से सामना करना ही है। तो मंगोल आप देख सकते हैं, आज जो ये चाइना का भी आपको हिस्सा दिख रहा है, इससे भी आधे से ज़्यादा हिस्सा सिर्फ मंगोल के अंदर आता था, जो कि चंगेज़ खां, जिसका एक क्रूर शासक था, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फ्रॉम गैरिजन टाउन टू एम्पायर। गैरिजन टाउन क्या है? अ टाउन वेयर परमानेंट ट्रूप स्टेशन। गैरिजन टाउन वो होता है जहाँ पे ये अपने जो परमानेंट आर्मी को ये लोग अपने बिठा कर रख देते हैं कि हाँ, ये हमारा टाउन है, यहाँ पर हमारी आर्मी बैठी हुई है, यहाँ से हम अपने एम्पायर को एक्सटेंड करेंगे अपनी आर्मी की मदद से। तो गैरिजन टाउन ही बसाया था पहले सुल्तान्स ने, उनके पास एम्पायर नहीं था, बट उस गैरिजन टाउन की मदद से, उन ट्रूप्स की मदद से ही उन्होंने धीरे धीरे अपने एम्पायर को बढ़ाया।
Sultan rarely control beyond fortified town, therefore they depend upon trade, tribute और plunder. Means कि जो सुल्तान थे वो अभी तक fortified town को कंट्रोल करने में सहमत नहीं थे, इसलिए वो व्यापार कर रहे थे, ट्रिब्यूट कर रहे थे, प्लंडर कर रहे थे, लूटपाट कर रहे थे अपने आप को चलाने के लिए. It is difficult them to control बंगाल and सिंध from दिल्ली. दिल्ली में रहकर उनके लिए बंगाल जो एरिया उनके अंडर में थे और सिंध को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल था. और चैलेंज ऑफ बाय मंगोल तो हमेशा से था ही, जो अफगानिस्तान से एंटर करके उनके लिए हमेशा ये चैलेंज, मंगोल तो हमेशा दिल्ली सल्तनत के लिए चैलेंज्ड, दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल एम्पायर के लिए चैलेंज हमेशा से रहे. गियासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इन सब के टाइम पे जो दिल्ली सल्तनत था वो बहुत एक्सटेंड हुआ. तो हमारी पहली डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं, दैट्स राजपूत डायनेस्टी फ्रॉम 1130 टू 1192. सो राजपूत डायनेस्टी के हम महान शासक तोमर राजपूत्स के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने 1130 टू 1165 तक अपना साम्राज्य बनाकर रखा. पहले राजा थे अनंगापाला 1130 टू 1145. ये फाउंडर हैं तोमर रूल के. रूल ओवर प्रेजेंट डे दिल्ली एंड हरियाणा. आज के समय में हम बात करें तो दिल्ली और हरियाणा का पार्ट इनके अंडर में था. देयर एंसेस्ट्री कैन बी ट्रेस्ड टू द पांडव्स. कहा जाता है कि तोमर राजपूत के जो एंसेस्टर थे वो पांडव्स थे. फिर आए अनंगपाला टू, जिनको सक्सीड किया पृथ्वीराज चौहान ने फ्रॉम 1175 टू 1192, जिन्हें गौरी ने डिफीट कर दिया था सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में. तराइन के 2 युद्ध हुए थे. पहला भी पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ था, दूसरा युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ था. बट दूसरे युद्ध में अनफॉर्चुनेटली पृथ्वीराज चौहान को गौरी ने धोखे से डिफीट कर दिया था. फिर गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक अपने स्लेव को अपॉइंट किया और वापस अफगान चला गया, और कहा जाता है कि 1206 में गौरी की डेथ हो गई थी. ये हम सब के महान राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं. हम सबको पता है कि एक्सटेंडेड एज अ थ्रोन एज अ माइनर. जब वो बहुत कम उम्र मतलब माइनर थे, बहुत छोटे थे, तब से ही उनने राजगद्दी को संभाल लिया था. ही वॉज वेल एजुकेटेड, पढ़े लिखे थे. द सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग हिज डेथ आर कॉन्ट्रोवर्शियल. आज भी कहा जाता है कि उनकी जो मौत है वो रहस्यमय है. अभी तक किसी को एक्यूरेट हम नहीं पता कि वो उनकी डेथ कैसे हुई. किंग पृथ्वीराज चौहान वॉज बिट्रेड बाय सम ऑफ हिज मिनिस्टर. ये जो पॉइंट है ये पूरा हमारे भारत के इतिहास को दर्शाता है, क्योंकि अगर भारत में इतना आसान नहीं था इतने महान शासकों के बाद कि कोई दूसरे देश से आकर हमारे ऊपर राज करे, लेकिन हमारे ही लोग उन लोगों के साथ मिलकर हमसे फाइट करते थे और फिर उन्हें भी मार दिया जाता था और हमारे शासकों को भी. और फिर यही एक कारण था जिसकी वजह से दूसरे आसानी से हम पर राज कर पाए. तो पृथ्वीराज चौहान को भी इसी तरह से बिट्रे किया गया था. ही इज़ रेफर्ड एज अ लास्ट हिंदू एम्परर कहा जाता है, और सच में ये एक सबसे महान शासक और लास्ट हिंदू एम्परर भी रहे, क्योंकि फिर दिल्ली सुल्तान तो इस्लामिक धर्म के थे. ही मैरिड हिज एनिमी डॉटर. इन्होंने अपने दुश्मन की बेटी से शादी की थी. दुश्मन थे जयचंद, और जयचंद जो थे वो कन्नौज के राजा थे. इन्होंने पता था कन्नौज के राजा जयचंद को कि मेरी बेटी संयोगता को पृथ्वीराज से प्यार है, बट फिर भी उन्होंने स्वयंवर रचा अपनी बेटी के लिए और पृथ्वीराज को उसमें सम्मिलित नहीं किया. पृथ्वीराज चौहान घोड़े पर सवार होके आए और संयोगिता को अपने साथ ले गए. तो दुश्मनी जो जयचंद और पृथ्वीराज के बीच थी वो और ज़्यादा बढ़ गई. पृथ्वीराज चौहान अपनी शादी के बाद अपने गृहस्थ जीवन में, ऐसा कहा जाता है कि शादी के बाद जो पृथ्वीराज थे संयोगिता के साथ इतने व्यस्त हो गए थे कि कार्यकाल शासन में क्या चल रहा है उससे वो परे थे. सबने अगर पृथ्वीराज चौहान की वो मूवी देखी हो अक्षय कुमार वाली, तो आप सबको पता होगा कैसे गौरी ने
फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में जयचंद की मदद लेने की कोशिश करी। जयचंद ने ही एक्चुअल में गौरी को इनवाइट किया था, क्योंकि गौरी को तो पृथ्वीराज पहले ही हरा चुके थे, लेकिन फिर भी किसने सेकंड टाइम जयचंद ने उनको इनवाइट किया कि सेकंड बैटल ऑफ तराइन लड़ो, मैं तुमको आर्मी दूंगा उसके अगेंस्ट में लड़ने के लिए, बस जिंदा मुझे पृथ्वीराज चौहान दे देना। बट गौरी के तो कुछ अलग ही प्लान्स थे। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को रात में सोते समय उनके ऊपर आक्रमण किया, उनकी सेना पे आक्रमण किया, उनको अफगान ले गए, उनकी आंखें निकाल के उनको अपने पूरे एरिया में घुमाया और बहुत कुछ गलत उनके साथ किया। कहा जाता है कि चंद्रबरदाई जो पोएट थे वो भी उनके साथ थे और उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाना आता था, जिस पे उन्होंने चंद्रबरदाई ने कहा था 4 बाज 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। इस तरीके से उन्होंने बताया था कि इतनी दूर पर चौहान सुल्तान खड़े हुए हैं, आपको इस तरीके से बाण चलाना है। और उन्होंने बाण चलाया था और बाण सीधा जाके गौरी को लगा था। तो शब्द वेदी बाण से उन्होंने गौरी को अटैक भी किया था, ऐसा भी कहा जाता है बाय चंद्रबरदाई इन पृथ्वीराज रासो। तो गौरी ने सेकंड बैटल ऑफ तराइन में हरा दिया। किसको हरा दिया? पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और फिर गौरी ने जिन जगहों पे कैप्चर किया था वहाँ पे वो खुद नहीं रहे, वहाँ पे उन्होंने अपने स्लेव को भेजा। उस स्लेव का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्लेव थे, इसलिए इस डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी, घौरिड डायनेस्टी और तुर्किश डायनेस्टी भी या मलमूक डायनेस्टी भी कहा जाता है। This dynasty started from 1206 till 1290. कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 to 1210 4 years इनका टाइम पीरियड था, इनकी रीन थी। फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी ऑल्सो नोन एज स्लेव डायनेस्टी बिकॉज ही वॉज द स्लेव ऑफ घौरी। लेड टू द फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार इन दिल्ली। दिल्ली के कुतुब मीनार की जो स्टार्टिंग करवाई थी, नींव जो रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी। इसके बाद आते हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जिनका टाइम पीरियड था 1210 to 1236। मैरिड द डॉटर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से इन्होंने शादी करी थी। इन्होंने कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया था और अपनी कैपिटल दिल्ली को बनाया था। He was successful in protecting Delhi's throne from Mongol, Yaldos and Kuvacha attack. He had 4 children and all his sons were unworthy due to he declared Razia as his successor. इन्होंने मंगोल से, यलदोद से, कबाचा अटैक से दिल्ली को बचा कर रखा। इनके 4 बच्चे थे, जिसमें कि इन्हें पता था कि जो लड़के हैं वो बिल्कुल भी वर्थ नहीं करते मेरे इस थ्रोन को आगे बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने रज़िया अपनी बेटी उनको चुना कि मेरे बाद सुल्तान बनना चाहिए मेरी बेटी रज़िया, क्योंकि उन्हें पता था कि रज़िया जो है वो बहुत ही करेजियस और बहुत ही एम्बिशियस लड़की है जो मेरे इस तख्त को आगे बढ़ा सकती है। इन्होंने ही थर्ड बैटल ऑफ तराइन भी लड़ी थी, इल्तुतमिश वर्सेस यलदौज इन 1215। रज़िया सुल्तान का टाइम पीरियड था 1236 to 1240। सिर्फ 4 साल ही ये राज कर पाई। जो इनका कार्यकाल था बहुत मुश्किल था। शी इज़ द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। नोबल डिड नॉट लाइक